मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के विशेष कार्यक्रम आपकी बातें में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। नवीन श्रम संहिता के तहत सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में बतौर अतिथि उपस्थित है छत्तीसगढ़ से श्री राजेश श्रीवास्तव जी, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है राज्य औद्योगिक न्यायालय एवं अधिकरण छत्तीसगढ़। सर, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जितेंद्र जी। सर, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं जी। पूरे देश में नवीन श्रम संहिता लागू होने वाली है जी। पुराने कानूनों में बदलाव क्यों किया गया और ये नए कानून क्यों लाए गए? जी, ये 21 नवंबर 2025 से जो हमारी नई संहिता आई है वो लागू हो गई है, लेकिन अभी उसके नियम बने नहीं हैं, इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जी। लेकिन देखिए, जैसे कि भारतीय दंड संहिता में केंद्रीय शासन ने और दंड प्रक्रिया संहिता साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन किया और नई कोड आए हमारे यहाँ, वैसे ही जो हमारी पुरानी श्रम संहिता थी वो 1923 से लेके 1950 यहाँ तक कि 2008 को भी ऐसी संहिता अधिनियम बने हैं। उन अधिनियमों को चेंज करने की आवश्यकता इसलिए हुई कि 1923 और 1950 की जो आर्थिक स्थिति थी और जो उस समय के रोजगार के तरीके थे वो एकदम डिफरेंट थे। और आज की डेट में अगर हम हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखें, जो अर्थव्यवस्था है उसको देखें और जो काम के तरीके उनको देखें, तो ये आवश्यक हो गया था कि श्रम कानून जो 1923 से 1950 के बीच बने थे और जो आज की अर्थव्यवस्था है, जो आज के काम के तरीके हैं, इनमें आपस में संतुलन बनाया जाए। इसलिए जरूरी हो गया था कि ये जो 1923 से 1950 के बीच के जो कानून बने थे उनको चेंज किया जाए और एक नई संहिता बनाई जाए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शासन ने, आप सोचिए, 29 कानूनों को, 29 श्रम कानूनों को निरस्त करके 4 संहिता बनाई हैं और ये 4 संहिता 21 नवंबर 2025 से लागू हो गई है। लेकिन अभी इनके नियमों का बनना शेष है। नियम बनने के बाद इनका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये केंद्र सरकार ने जो वर्तमान में 29 श्रम कानूनों को मिलाकर जो 4 संहिताओं का निर्माण किया है, जिससे कामगारों की जो कार्य व्यवस्था है, उनके जो कार्य के तरीके हैं, और इनको तो परिवर्तित किया ही गया है, कार्य की व्यवस्था, कार्य के तरीके, साथ ही साथ उनको सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की गई है। तो औपनिवेशिक कानून जो था श्रम कानून, उसको चेंज करते हुए ये 21 नवंबर 2025 को नई 4 श्रम संहिता लाई गई है। जी। सर, जैसे आपने बताया कि पहले 29 कानून थे, अब वर्तमान में 4 संहिता कानून ही होंगे, तो क्या पहले जो 29 कानून थे उसमें कोई अलग अलग परिभाषा है जिसकी वजह से जो उद्देश्य था वो परिपूर्ण नहीं हो पा रहा था? जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो कानून 1923 में बना है, 100 साल से भी अधिक हो गया, और 1923 से 1950 के बीच में और 1950 से 2008 के बीच में भी कुछ श्रम कानून बने। तो उस समय की जो श्रमिकों की स्थिति थी, जो अर्थव्यवस्था थी, निश्चित रूप से अभी वर्तमान में परिवर्तित हो गई है। काम के तरीके, मेनली जो काम के तरीके अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट को देखते हुए जरूरी हो गया था कि पुराने कानूनों को निरस्त किया जाए। जो औपनिवेशिक कानून थे, जो अंग्रेजों के समय के बने कानून थे, तो उनको निरस्त किया जाए। देखिए, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो जो हमारे कामगार हैं उन पर बहुत निर्भर करती है। कामगार ही एक उत्पादन के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये लगभग 40 करोड़ कामगार हैं जो भारत में कार्य कर रहे हैं। तो इन कामगारों से ही हमारा भविष्य निर्धारित, देश की अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है, देश की के जो भविष्य वो निर्धारित होता है। तो इन सब बातों को देखते हुए जो पुराने श्रम कानून थे उनको निरस्त किया गया। पुराने कानूनों में क्या था कि 29 कानून, सोचिए आप, 29 कानून थे श्रम कानून। तो उनमें जो व्यवस्थाएं थी
जैसे अगर हम वेतन की परिभाषा ही ले लें जी तो अलग अलग कानून में वेतन की परिभाषाओं में स्मॉल स्मॉल अंतर था, थोड़ा जी, थोड़ा अंतर था। जी अभी क्या है, जो अभी 2019 को जो वेतन संहिता बनी है, जो 21 नवंबर 2025 को लागू हुई है, जी उस वेतन संहिता में जो वेजेस की परिभाषा, जो वेतन की परिभाषा दी गई है, वो सभी कानूनों में के लिए लागू है। जी, एक रूपता है। एक रूपता। जी। तो सबसे पहला जो उद्देश्य था श्रम जी। संहिता, 4 श्रम नई संहिता लाने का, वो ये था कि उसके क्रियान्वयन को सुकर बनाया जाए, जी कि ताकि लोगों को जो है वो दिक्कत ना हो। जी। पहले बहुत सारी परिभाषाएं थी, प्राधिकरण थे बहुत सारे, जी तो उन सभी प्राधिकरणों की और परिभाषाओं की बहुलता को दूर करना, जी और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात थी जो पारदर्शिता बनाना। जी श्रम कानूनों में पारदर्शिता नहीं थी और जवाबदेही तय करने का की कोई मतलब प्रक्रिया नहीं थी। पैमाना नहीं था। जी तो ये क्रियान्वयन को सुकर बनाना, परिभाषाओं और प्राधिकरणों की जो बहुलता उसको दूर करना, और कामगारों को बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करना, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो कामगार हमारे हैं उनको बेहतर कार्य परिस्थिति प्रदान किया जाए और उनको गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी लाइफ के लिए सुविधाएं देना। जी तो ये सब महत्वपूर्ण उद्देश्य थे जी जिनको देखते हुए श्रम कानूनों में परिवर्तन किया गया। वर्तमान जो श्रम कानून बनाए गए हैं, निश्चित रूप से जी हमारे जो 40 करोड़ कामगार भाई हैं जी उनको बहुत लाभ होने वाला है। जी सर, जब आप उद्देश्य की चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि ये जो नए श्रम कानून बने हैं, ये इसमें कामगारों का हित को केंद्र में रखा गया है। जी बिल्कुल। क्या ऐसे प्रावधान है, कुछ आप 2-4 उदाहरण देंगे प्रावधान के, जिससे ये स्थापित किया जा सके, ये कहा जा सके कि इसमें निश्चित ही उनके हित को प्राथमिकता दी गई है? जी देखिए, पहले के जो श्रम कानून थे जी उसमें न्यूनतम मजदूरी का कोई प्रोविजन नहीं था। जी। प्रोविजन था कुछ अधिसूचित नियोजन जो है अधिसूचित क्षेत्रों में, जी ये था कि वहाँ पर मजदूर को, श्रमिक को, कामगार को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। लेकिन ये जो नया वर्तमान कानून आया है, जैसे जो 2019 का है, उसमें ये कह दिया गया कि न्यूनतम मजदूरी मजदूर का अधिकार है। जी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर देगी और उस न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी कोई भी नियोजक जो है वो अपने कामगार को प्रदान नहीं कर सकता। जी तो एक पहला तो ये हो गया कि पहले न्यूनतम मजदूरी का कोई प्रावधान नहीं था, अभी सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान कर दिया गया है। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी कब प्रदान की जाएगी? बहुत सारे नियोक्ता थे जो श्रमिक से काम लेते थे, लेकिन उनके जो श्रम का वेतन है जो देना है उनको फिक्स टाइम में नहीं देते थे। तो अब दूसरी बात यह की गई कि समय सीमा फिक्स कर दी गई। जी यदि कोई साप्ताहिक वर्कर है तो सप्ताह के अंत में उसको देना अनिवार्य है। जी पाक्षिक है तो 16वें दिन देना अनिवार्य है, अभी जो नया कानून आया उसके तहत। और अगर वो मासिक है तो 7 तारीख के पहले उसको उसका वेतन देना ये मैंडेटरी किया गया है। और यदि पहले क्या होता था, किसी कर्मचारी को सेवा से हटा दिया गया या कोई संस्थान अचानक बंद हो गया, जी तो वो ढेर सारे जो कर्मचारी रहते थे जो उस संस्थान में कार्य कर रहे हैं उनको वेतन नहीं मिलता था। फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण वो बंद हो गया है। जी तो जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उनको वेतन नहीं मिल पाता। अब लेकिन ये प्रोविजन हो गया कि किसी भी कारण से यदि श्रमिक त्यागपत्र देता है या संस्थान बंद हो जाता है, जी तो बंद हुआ या त्यागपत्र दिया उसके 2 दिन के अंदर उसकी तनख्वाह उसको प्रदान करना है। जी तो ये एक महत्वपूर्ण जो है वो संशोधन किया गया है। और इसी तरीके से क्या है कि संगठित और असंगठित श्रम क्षेत्र में 2 तरह की सेवाएं होती हैं। जी एक संगठित क्षेत्र होता है, एक असंगठित क्षेत्र होता है। जी तो संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर किसी श्रमिक को किसी लॉ के तहत अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। जी और असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र है जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, जी जैसे कि रिक्शा वाला हुआ या आपके घर में काम करने वाली बाई हुई, जी। ये सब असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। जी तो ये न्यूनतम मजदूरी जो फिक्स की गई, न्यूनतम वेतन कहना चाहिए, वो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी है और असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके लिए भी है। तो इस तरह से ये न्यूनतम मजदूरी दोनों पक्षों के लिए दी गई है। जी सर, जैसे हम कामगार की बात कर रहे हैं, अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, अगर हम वर्तमान अर्थव्यवस्था की बात करें तो कोई प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहता है, कोई गिग वर्कर्स कहता है। तो ये क्या प्लेटफॉर्म वर्कर कौन होंगे, गिग वर्कर कौन होंगे, या सब एक ही परिभाषा के अंदर समाहित हो जाएंगे? देखिए, अभी जैसे मैंने आपने विशेषताएं पूछी थी, तो मैं श्रम कानून की अभी केवल एक ही विशेषता आपको बता पाया, न्यूनतम मजदूरी की। गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के बारे में मैं, आपने जो अच्छा प्रश्न किया है उसका जवाब मैं दूंगा।
मैं चाहूँगा कि और बिल्कुल बिल्कुल, और भी जो इसकी विशेषताएं जो सर, विशेषताएं वो बता निश्चित। सकूं। पहले जैसे मैंने बताया कि वेजेस की परिभाषा अलग अलग जो 29 कानून थे उसमें से अलग अलग थी, जी उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर था, जिसके कारण क्या होता था, बहुत सारे मुकदमों की बहुलता हो जाती जी थी। तो अभी ये किया गया, नए जो कानून बने श्रम कानून, उसमें वेजेस की परिभाषा एक ही एक्ट में दी गई है जी और सभी में समान, सभी एक्ट में समान परिभाषा जो है। वेतन संहिता 2019 में जो वेजेस की परिभाषा दी गई है, जी बाकी जो 4 संहिता है उसमें भी वेजेस की सेम परिभाषा है। तो अब जो बहुत सारे मुकदमे होते थे वो उसमें कमी आएगी एक। और इसमें सबसे बड़ा जो विशेषता अभी के कानून की, लिंग भेद को समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक कि जो थर्ड जेंडर है हमारे जी उनको भी समान वेतन मिलेगा। जो मेल श्रमिक को मिलता है वो थर्ड जेंडर को भी वही वेतन मिलेगा, वही स्त्री को भी वही वेतन मिलेगा, सभी को समान, लिंग भेद बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो कहना चाहिए कि जो जिनकी कुशलता है, समान कार्य के लिए समान वेतन जी और दूसरा समान कुशलता के कार्य के लिए समान वेतन जी तो ये एक किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है, वो है हमारे श्रमिक भाइयों को जितने भी नियोजक हैं जी वो उनको जी नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। जी नियुक्ति पत्र देंगे जिसमें कि लिखा होगा कर्मकार का क्या काम है, उसको कितना वेतन मिलेगा, उसके सामाजिक सुरक्षा के क्या क्या अधिकार हैं, तो ये सब बातें उस नियुक्ति पत्र में लिखी होगी। जी इसी तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा, जी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा जांच कराने का कोई अनिवार्य कानूनी व्यवस्था पहले नहीं थी। मैंने किसी भी संस्थान की विधिक बाध्यता नहीं थी कि वो अपने श्रमिकों की, अपने कामगारों की स्वास्थ्य की सुरक्षा की जांच कराए, लेकिन अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी कामगार हैं हर वर्ष उनका स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी, परीक्षण होगा। महिलाएं रात में भी काम कर सकती हैं, इसके लिए महिलाओं की सहमति आवश्यक कर दी गई है। और ये भी कर दिया गया है कि महिलाएं अगर रात में काम करती हैं सहमति से तो उनको दुगना वेतन मिलेगा, 2 गुना वेतन मिलेगा। इसी तरह से क्या है, पहले क्या था कि इंश्योरेंस, बहुत सीमित क्षेत्रों में इंश्योरेंस की सुविधा थी जी जो स्टेट इंश्योरेंस होता है, स्टेट इंश्योरेंस कवरेज बोलते हैं उनको, वो बहुत सीमित क्षेत्रों में थी, कुछ अधिसूचित क्षेत्रों में थी जी लेकिन अब ये कर दिया गया कि जहाँ भी 10 श्रमिक हैं जी या 10 से कम भी है तो वहाँ पर ये सुविधा मिलेगी इंश्योरेंस की। जी लेकिन अगर कोई खतरनाक संस्थान है जहाँ जैसे कोई मतलब खदान है जी या फिर जहाँ पर कहना चाहिए कि विस्फोटक पदार्थों का निर्माण हो रहा है जी तो वहाँ अगर एक भी श्रमिक है तो उसको उसके लिए ये कर दिया गया है कि उसको भी इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। सर हम और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। जी तो दर्शकों यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपकी बातें छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी। दर्शकों ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, हम चर्चा जारी रखते हैं। सर हम नवीन श्रम संहिता के जो फायदे हैं कामगारों को, जो उसके बेनिफिट्स मिलने वाले उस पर चर्चा कर रहे थे, आप उसकी विशेषताएं बताएंगे हमारे दर्शकों को। मैंने सब एक और जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है अभी जिससे श्रमिकों को और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी इससे फायदा होगा जी। वो ये है कि पहले जैसे 29 कानून थे हमारे यहाँ, तो अलग अलग सभी कानूनों में रजिस्ट्रेशन की, लाइसेंस की और रिटर्न भरने की अलग अलग सुविधा थी। अब जो 4 जो संहिताएं बनी हैं नई संहिता, उसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न का प्रावधान किया गया। तो इससे क्या होगा कि इस प्रक्रिया से जो अनुपालन है और आसान हो जाएगा और इनसे जो हमारे इंडस्ट्री भाई हैं उनको भी सुविधा होगी कि उनको अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा एक ही बार होने से। और एक और महत्वपूर्ण जो चेंज हुआ है इसमें वो ये है कि पहले ग्रेजुएटी 5 साल के नियमित वर्कर को मिलती थी लेकिन अगर अब क्या हो गया कि 1 साल भी कोई कामगार काम कर चुका है और
1 साल के 365 दिन में 240 दिन वो लगातार कार्य किया है जी। तो उसको अनुपातिक रूप से ग्रेजुविटी की सुविधा, यानी 1 वर्ष में ग्रेजुविटी उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, पात्रता हो जाएगी। पात्रता हो जाएगी जी। और अगर कोई नियोजक उसको ग्रेजुविटी नहीं देता है तो 3 महीने के अंदर ग्रेजुविटी, उसको 1 महीने के अंदर ग्रेजुविटी देना है, माफ जी। कीजिएगा, और 1 महीने के अंदर अगर ग्रेजुविटी नहीं देता है तो उसको 10% ब्याज की दर से उसको ग्रेजुविटी देनी होगी। जी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन अभी हुआ जी, है जी। जिससे कि श्रमिकों को बहुत फायदा होने वाला है। और जो आश्रितता की परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया है। जी पहले जैसे अगर किसी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है जी तो महिला श्रमिक के जो सास ससुर हैं उनको आश्रित नहीं माना जाता, जी लेकिन अभी ये हो गया कि अगर किसी महिला श्रमिक की मृत्यु हुई, सास ससुर को भी आश्रित माना जाएगा। तो जी। आश्रितता की परिभाषा में, डिपेंडेंसी की परिभाषा में जी। भी परिवर्तन किया गया है और ये बड़ा वाइड परिवर्तन है। बोनस जो है, पहले बीड़ी बनाने वाले जो श्रमिक थे हमारे जी। या सिगार बनाने वाले श्रमिक जी। थे, उनको बोनस नहीं मिलता था। जी। इसमें इस नए एक्ट में, नए संशोधन में बीड़ी बनाने वालों को और सिगार बनाने वालों को भी बोनस का प्रावधान किया गया है। जी और एक और ये विशेषता है नए जो कानून है कि जो खतरनाक उद्योग है हमारे यहाँ, जी जो भी भारत में खतरनाक उद्योग है, उनके जो वर्कर हैं, जो उनके कामगार हैं, जी। उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। जी तो ये सब जो है मैंने 11-12 से भी ज़्यादा जो है विशेषताएं बताई नए कानून की। सर, अगर इन विशेषताओं को देखें तो क्या ये कहना उचित होगा कि चाहे वो नियोजक के दृष्टिकोण से हो या कामगारों के दृष्टिकोण से हो, एकरूपता देने का प्रयास किया गया इन नवीन श्रम सहायता कानून में? नए कानून में यही प्रयास किया गया है कि एकरूपता रहे। जी सभी जो ये आप सोचिए कि 29 कानूनों में एक कानून में 20 परिभाषाएं मान ले अगर, तो 29 से गुणा करें आप, जी। तो वो परिभाषा उतनी सारी हो जाती थी। अब 4 ही कानून हैं। जी 4 कानून में जो परिभाषाएं दी हैं जी वो लगभग समान है। जी तो एकरूपता लाना सबसे बड़ा उद्देश्य था। जी। और दूसरा जो उद्देश्य वही था कि श्रमिकों को बेहतर कार्य व्यवस्था, उनको बेहतर वातावरण प्रदान किया जाए। जी। ये जो मुख्य उद्देश्य थे। जी जी सर, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे कानून का उल्लंघन होता है या किसी के अधिकार का हनन होता है, वो न्यायालय तक इसलिए नहीं जाते कि वो मामले लंबे चलेंगे या कोई तय समय सीमा नहीं है। तो जब कानून में ही उसकी समय सीमा अवधि तय कर दी गई तो इससे लिटिगेशन में भी कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी, लिटिगेशन में भी कमी आएगी। और समय सीमा जो है, जैसे ग्रेजुविटी के लिए है, अगर ग्रेजुविटी 3 महीने के अंदर तो 10% तो वैसे ही ब्याज बढ़ जाता है। जी तो इस तरह से समय सीमा बढ़ाई गई है जी कि श्रमिक के अगर अहित में कोई काम होता है जी तो उसको कोर्ट जाने के लिए 6 माह की समय सीमा पहले थी, जी अब वो 3 साल की कर दी गई। जी 3 साल तक अगर उसको किसी ने उसकी नौकरी से निकाल दिया है जी तो वो आने वाले 3 वर्ष तक उसका व्यवहार, उसका जो भी कानूनी उसको मिल सकता है जी। श्रम कानूनों के तहत, जी 3 वर्ष की परिसीमा कर दी जी। गई है। तो इससे जो है वो मुकदमेबाजी में भी कमी होगी। जी क्या है कि मुकदमे तभी बढ़ते हैं जब परिभाषाओं की बहुलता हो, जी प्राधिकरणों की बहुलता हो, जी तो मुकदमेबाजी भी बढ़ते हैं। जी। अभी परिभाषाएं भी सीमित कर दी गई हैं और प्राधिकरण भी कम कर दिए गए। और जो परिभाषाएं की गई है सर, उसको ब्रॉड कर दिया गया है ताकि बिल्कुल। समावेशी बनाया जा सके जी इसको? जी बिल्कुल। जी सर, एक टर्मिनोलॉजी आती है गिग वर्कर जी। या प्लेटफॉर्म वर्कर, ये कौन है? क्या इसे भी परिभाषित किया गया है? बिल्कुल, नए कानूनों में गिग वर्कर को भी सुविधाएं दी गई हैं। जी। प्लेटफॉर्म वर्कर को, जो अभी तक मैंने जैसे बताया कि 2 क्षेत्र हैं, संगठित और असंगठित। जी तो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर ये असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। जी जैसे कोई फ्रीलांसर ठेकेदार है, जी मैंने जैसे बताया कि आप हमारे घर में काम करने वाली जो बाई है जी या हमारा जो ड्राइवर है, वाहन चालक है, तो ये सब जो हैं गिग वर्कर कहलाते हैं। जी इनको अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल रही जी। थी, लेकिन अब जो अब गवर्नमेंट एक पोर्टल बनाएगी, अभी जी। बना नहीं है, जी। लेकिन एक भविष्य में एक पोर्टल बनाएगी जिसमें कि इन वर्करों का, जी जितने भी वर्कर हैं ऐसे जो मतलब ऑन डिमांड आते जी। हैं, आपने प्लम्बर को बुलाया तो प्लम्बर आपके घर आके आपका काम कर रहा है, जी तो इस तरह के जो वर्कर हैं वो गिग वर्कर कहलाते हैं। जी और एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोई विशेष आपको सर्विस प्रदान कर रहे हैं, तो वैसे वर्कर जो है प्लेटफॉर्म वर्कर कहलाते जी। हैं। जी सर, एक विसंगति ये देखी गई है कि जब कोई नया कानून बनता है और कोई उसका पालन नहीं करता तो कोई बहुत ज़्यादा उसका
प्रभाव या दंड का प्रावधान नहीं किया जाता। जी। अगर इसमें नियोक्ता ने पालन नहीं किया कानून का तो दंड के क्या कोई प्रावधान है, पेनाल्टी, दंड, ऐसा कुछ? ये क्या है, श्रमिकों के बेनिफिशियरी कानून है, जी। उनके माने उनके लाभ के लिए बनाया गया कानून है। जी तो उसमें एक तो व्यवस्था ये क्या की गई कि पहले श्रम इंस्पेक्टर जो होते थे, जी। अभी भी हैं श्रम इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर जिनको जी, बोलते जी, हैं, लेकिन अब एक सुकरकर्ता अधिकारी बनाया गया है, जी जो गवर्नमेंट के रहेंगे और उनका कार्य रहेगा, जैसे कोई इंडस्ट्री है, वहाँ कोई लेबर है और जो नियोक्ता उनका मालिक ओनर है, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो पहले कंप्लेन करेंगे उस सुकरकर्ता अधिकारी को, जी जो फैसिलिटेट करेगा। तो वो कंप्लेन आने के बाद वो नियोक्ता को एक अवसर देगा, जी। उनके पास वो भेजेगा कि ये आपने कानून का ये उल्लंघन किया है, या इनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए था, आपने नहीं दिया है, जी। तो आप इनको न्यूनतम वेतन दीजिए। और अगर नहीं देता है उसके बाद भी, तो फिर अभियोजन जो है वो वहाँ पे कोर्ट में जाएगा, लेबर कोर्ट में। जी। तो ये प्रोविज़न किया गया है। और इसमें दंड, अब पहले क्या था कि 500 रुपये का दंड था, सोचिए आप, जी, कि अगर किसी को वेतन नहीं मिला या किसी को नौकरी से निकाल दिया तो 500 रुपये का वेतन और 6 माह की सजा थी। जी। लेकिन अब ये कर दिया गया है कि अगर कोई भी नियोक्ता श्रम कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको 50,000 रुपये का दंड पहले होगा। जी। पहले तो सुकरकर्ता अधिकारी प्रयास करेगा कि दोनों के बीच कंप्रोमाइज़ हो जाए और एक सेटलमेंट हो जाए, लेकिन जब सक्सेस नहीं होगा तो वो अभियोजन की कार्रवाई करेगा और उसमें फर्स्ट जो दंड है उसको 50,000 रुपये का होगा। लेकिन अगर 5 साल के बाद भीतर वो दूसरा वैसे ही अपराध करता है तो उसको 3 महीने का कारावास और 1 लाख रुपए का दंड। तो इस तरह से काफ़ी मतलब बढ़ा दिया गया है। जी सर, एक अंतिम सवाल और बेहद महत्वपूर्ण, काफ़ी सारे ऐसे लोग देख रहे हैं, उनके नाम पे संदेश, मतलब जो कामगार देख रहे हैं उनके नाम पे संक्षिप्त में अगर आप कोई संदेश देना चाहे कि नवीन कानून के क्या फ़ायदे होंगे? जैसा कि मैंने अभी बहुत सारे फ़ायदों के बारे में, लाभों के बारे में श्रमिक भाइयों को बताया है। कई श्रमिक भाई अभी दिग्भ्रमित हैं कि इन श्रम कानूनों से उनको लाभ होगा या नहीं होगा। दूसरा ये भी है कि हमारे जो, मैं कहना तो नहीं चाहता कि जो ट्रेड यूनियंस रहते हैं वो भी कई बार हमारे श्रमिक भाइयों को बहकाने का प्रयास करते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो श्रम कानून बने हैं श्रमिकों के हित में बने हैं, उनको इन कानूनों के लागू होने से अत्यधिक लाभ होगा। न केवल उनकी जीवन की जो क्वालिटी है वो सुधरेगी, बल्कि उसको जो सुरक्षा है, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उसमें भी वृद्धि होगी। जी जी जी। तो दर्शकों, आज की हमारी सार्थक चर्चा थी श्री राजेश श्रीवास्तव जी के साथ। सर ने हमारे दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी नवीन श्रम संहिता के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, कैसे इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया गया, कैसे पूरा इसका जो केंद्र है वो हमारे कामगार है, और आने वाले समय में इस कानून के उपयोग एवं पालन से कैसे देश के 40 करोड़ कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। सर, आपने हमारे दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, अगले बार हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें।